हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट में मैंने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, सिग्मा पाई बॉन्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात किया था। दिस वन इज द बिगेस्ट यूनिट, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक लेक्चर और लेना चाहिए मुझे, और आपके लिए एक और लेक्चर पे हम बात करेंगे, मतलब एक और हाफ होगा इस लेक्चर का, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में 1 घंटे और हम लोग बात करेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अगले कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग में, उस पर बात करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेकेंड लेक्चर इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पर बात करेंगे हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या क्या सीखना है इसके बारे में बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2। NB इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर, bonding molecular orbitals, number of electron present in bonding molecular orbitals। bonding molecular orbitals जैसे हमारे एटम के ऑर्बिटल होते हैं ना, एटम के ऑर्बिटल हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 लाइक दिस। तो उसी तरह से जब कोई एटम मॉलिक्यूल बनाता है, व्हेन एटम इज अंडर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक सेंट्रल एटम जो होगा, जो सबको अपने साथ जोड़ने वाला है, वो क्या करेगा? इक्वल एनर्जी का पाथवे बनाएगा जिसपे सभी आसानी से आकर एकोमोडेट हो जाएं। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 हिस्से में बंटता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। इट इज बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाई। बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं। दूसरा यहां पे Na जो है वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब जो हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल होगा, जिसकी एनर्जी हायर होगी, वो एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्ट्रिक्स एंड पाई स्ट्रिक्स। इसको हम सिग्मा स्ट्रिक्स और पाई स्ट्रिक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिफरेंस नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे डिफाइन करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को? हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ओके, 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। 1 or 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, ठीक है। तो बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, smaller the bond length, smaller the bond length, smaller the bond length। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। smaller the bond length, higher the bond energy, higher the bond energy, higher the bond energy, और बंद ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। higher the बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो कभी कभी ये पूछते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, किसको ब्रेक करने में
ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसको ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी। तो ऑल द थिंग्स आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, हायर द बॉन्ड एनर्जी। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। लेंथ जितनी कम होगी उसको ब्रेक करने में एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। ठीक है, अब सीधे सीधे आ जाते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो देखो, फ्रॉम H2 टू N2, हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक के बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सीक्वेंसिंग याद रखना है आपको। जैसे हमने एटम के ऑर्बिटल के लिए सीक्वेंसिंग बनाया 1s2 2s2, मतलब अफबाउस, पॉलिस और हंट्स रूल अप्लाई किया। एज सेम एज जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, एज सेम एज जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तब भी ये तीनों रूल अप्लीकेबल होते हैं। इट मींस पॉलिस, हंट्स एंड Abbo's principle is applicable when electron failing is in the molecular orbital. तो from hydrogen to nitrogen, sigma 1s, sigma antibonding 1s, sigma 2s, sigma antibonding 2s, pi 2px इक्वल टू पाई 2py। यहां पे ये इक्वल साइन जो है वो डीजनरेसी को शो करता है। किसको शो करता है? डीजनरेसी को शो करता है। इट मींस द एनर्जी ऑफ 2px एंड 2py इज सेम। एनर्जी ऑफ 2px एंड 2py इज द सेम। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन 2s के बाद बचेंगे, सिग्मा 2s के बाद अगर दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो एक पाई 2px में जाएगा और एक पाई 2py में जाएगा। पाई 2px, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz। आपका पूरा का पूरा काम 14 इलेक्ट्रॉन तक के अकोमोडेशन के लिए यहां तक का लेवल यूज होगा। अब आपको डायग्राम तो बनाना नहीं है, पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन टू 14 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन तक, किसमें? हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक की बात कर रहा हूं मैं। यहां से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस याद कर लीजिए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्ट्रिक्स 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्ट्रिक्स 2s, इसके बाद पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम। इसके बाद सिग्मा 2pz। अब देखो, जैसे मैंने कहा H2 का मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2? तो H2 के अंदर H2 बना कैसे होगा? 2s होंगे, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन इज देयर। तो 2 हाइड्रोजन है तो 1s1, 1s1 इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। दोनों हाइड्रोजन का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 1s1, 1s1। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना में पार्टिसिपेट करते हैं, उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो 2 ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब जब मॉलिक्यूल में बन जाते हैं तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, मतलब 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। 2 अलग अलग हाइड्रोजन हैं, दोनों में से कोई किसी को इलेक्ट्रॉन उसके अपने ऑर्बिटल में रखने को देने वाला नहीं है। तो क्या होगा? 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, उनको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो वो पैसे को 2 अलग अलग अकाउंट में रखेंगे, 2 अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट में रखेंगे। वन इज द नॉर्मल एंड वन इज द बिजनेस अकाउंट। ठीक है, एक नॉर्मल, एक सेविंग और एक करंट, लाइक दिस। तो यहां से 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो देखो 1s, एक हाइड्रोजन का 1s, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन के लिए 2 नए एनर्जी लेवल जनरेट कर दिए। दैट इज नोन एज सिग्मा 1s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s।
It means one of the lower energy, one of the higher energy, one is the saving and one is the current. ठीक है, अब यहां पे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट शिफ्टेड इन द लोअर एनर्जी. पहले ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा. इट इज डिनोटेड एट बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो नाउ व्हाट हैपेंस? बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा NB minus Na by 2. Number of electron in bonding is 2. Number of electron in anti-bonding is 0 divided by 2. तो 2 by 2. 1 is the bond order for the hydrogen. तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया. हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया. तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर. सिंपलेस्ट वे, जहां पर आपसे कोई किसी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी. सो मेनी ट्रिक्स आर देयर, बट I never advise to use any trick in chemistry because lots of exception is also there. Lots of exception is also there and one question is very important. उसके 4 नंबर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो 1 नंबर घर से भी लेके जाएगा और उससे आपका रैंक बहुत इफेक्ट करता है. ओके, अब ये होगा H2 का बॉन्ड ऑर्डर. अब मैंने कहा H2 प्लस, तो H2 प्लस कहा मैंने तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, तो 1s यहां पे आ जाएगा. नाउ द बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? द बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? 1 minus 0 by 2. तो बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो 0.5, 1 by 2 and this time it is paramagnetic. Now we know about the paramagnetic. When unpaired electron is there, it is called paramagnetic. जिसमें unpaired electron है वो पैरामैग्नेटिक है. जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है. ठीक है, उसके बाद देखो अब कुछ और स्पीसीज की बात करते हैं. जैसे मैंने कहा लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो. तो एक लिथियम के पास कुल 3 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 3. दूसरे के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन. नाउ एक बार हम सिक्वेंसिंग कर देते हैं फिर से. सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. इसी सिक्वेंसिंग को देख देख के आगे काम करेंगे, है ना. पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड फाइनली सिग्मा 2pz. दिस सीक्वेंस इज वैलिड टिल नाइट्रोजन, है ना. नाइट्रोजन तक के लिए वैलिड है ये. अब कितने हैं लिथियम में? दोनों लिथियम के मिला के Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन इज देयर. तो सिंपली देखो 2, 2, 4, 2, 6. नाउ इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? 4 इन द बॉन्डिंग, 2 इज इन द एंटी बॉन्डिंग बाई 2. कितना आ गया आंसर? 1. तो लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. फॉर बेरिलियम Be2, तो बेरिलियम, दोनों बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इस बेरिलियम का भी एटॉमिक नंबर 4. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8. 4 और 4 8. तो यहां तक आ जाएगा. तो बॉन्ड ऑर्डर बेरिलियम का निकालिए जरा. कितना आया? 4 इन बॉन्डिंग, 4 इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2. आंसर इज 0. आंसर इज 0. अभी बोरॉन पे चलते हैं. B2, बोरॉन B2. तो देखो एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बोरॉन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन. एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बोरॉन के पास भी 5. कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10. देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 है ना. नाउ 2 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, बट वो 2px या 2px में नहीं जा पाएगा बिकॉज एनर्जी इज द सेम. इक्वल साइन का मतलब है सेम एनर्जी. तो यहां पे एक जाएगा, यहां पे एक जाएगा, ये बात ध्यान रखना है. तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर बोरॉन कितना आ गया? बॉन्डिंग लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4 और 6. 6 इन द बॉन्डिंग और 4 इज द एंटी बॉन्डिंग बाई 2. 4, 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग में और 6 है बॉन्डिंग में. 2 और 2 4 और 2 6. तो कितना आया? 2/2. बॉन्ड ऑर्डर इज 1 बट बोरॉन इज पैरामैग्नेटिक.
ये ध्यान रखना है, बोरॉन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए बोरॉन कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। बोरॉन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एक और सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। नाइट्रोजन N2, N2 में कितने, 2 नाइट्रोजन, 7 के 2 नाइट्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 14। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, pi 2px equal to pi 2py, and finally sigma 2pz. Sigma 2pz. Now the electrons are 14, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, and 14. Now about the bond order of nitrogen. Bond order for nitrogen is, बॉन्डिंग लेवल में कुल 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग लेवल में 4 है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 इन बॉन्डिंग, 4 इन एंटी बॉन्डिंग, बाई 2, तो 6/2। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द नाइट्रोजन इज 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। अभी मान लो ऐसा बोलते, N2+ बोल देते, N2+, सो देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम हियर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बचेगा। 2 N2+ कहा अगर मैंने, इफ इट इज केस ऑफ N2+, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाएगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2+, what happens, 9 in the bonding, 4 in the anti-bonding, by 2, it is 5/2, 5/2 it means 2.5. N2+ is paramagnetic, N2+ is paramagnetic, N2+ कैसा है, paramagnetic है, where N2 is what, diamagnetic, diamagnetic। अगर कभी क्वेश्चन आया N2+ और N2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज द मोर स्टेबल, आंसर इज N2, बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज हायर, बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज हायर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। ओके, तो इट इज द वे टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पंच लाइन ध्यान रखना है। all the species in which 14 electrons are present, वो सभी स्पीसीज जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लाइक N2, Cn-, NO+, O2+, इसके बारे में हम लोग अलग से भी बात करेंगे, लेकिन वो सभी स्पीसीज जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल द स्पीसीज इन विच 14 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ये कुछ लाइनें हैं जिनको हमको याद रखते हुए चलना है, बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये। ऑल द molecules, all the species in which 14 electrons are present, its bond order is 3। तो जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे हम उनका बॉन्ड ऑर्डर 3 कर लेंगे, आंसर अगर हमें याद है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हायर स्पीसीज के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट हायर स्पीसीज लाइक O2 एंड F2 अदर्स, जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। तो there is only little change in the sequencing. Sigma 1s, sigma anti-bonding 1s, sigma 2s, sigma anti-bonding 2s. Only the change is there. एक चेंज हुआ केवल sigma 2pz, क्योंकि यहां पे जो pi 2px और pi 2py है उसमें थोड़ा रिपल्शन बढ़ जाता है, इसलिए उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो sigma 2pz की एनर्जी कम हो जाएगी। Now pi 2px, pi 2py, pi anti-bonding 2px equal to pi anti-bonding 2py, and finally sigma anti-bonding 2pz, sigma anti-bonding 2pz, sigma anti-bonding 2pz।
तो दिस इज द सीक्वेंसिंग फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको O2 का ही पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाता हूं फॉर O2 ऑक्सीजन नॉर्मल। बार बार मैं कहता हूं, कोई ट्रिक लगाता हूं तो बोलता हूं कि O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो हाउ इट इज प्रूव दैट O2 इज पैरामैग्नेटिक? तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 8, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया? 16 हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 यहां तक आ गया। नाउ there is the orbital of same energy, equal sign indicate the orbital of same energy. So here Hund's rule is applicable. Hund's rule is applicable और क्या कहता है Hund's rule? जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी अवेलेबल ऑर्बिटल में नहीं चले जाएंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो 1 is here and 1 is here. Now what happens? तो बॉन्ड ऑर्डर चेकआउट करते हैं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्डिंग लेवल 2 4 6 8 10 10 इन बॉन्डिंग लेवल। नाउ एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6 6 इज इन एंटी बॉन्डिंग लेवल बाई 2। तो कितना आ गया? 4/2। 2 इज द आंसर। बट ध्यान रखना है O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 is paramagnetic. Why O2 is paramagnetic? Because in anti-bonding label 2 unpaired electrons are present. In anti-bonding label 2 unpaired electrons are present. Anti-bonding label में 2 unpaired electron present है, इसलिए O2 paramagnetic है। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, जब मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and divided by the 2। तो अगर 8 8 16 2 से डिवाइड हो गया, ऐसा मैंने कहा है कि 2 से डिवाइड करने पर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो डायमैग्नेटिक, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक। लेकिन O2 में वो ट्रिक वैलिड नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री में कम से कम ट्रिक्स यूज करने की आदत डालना है। ठीक, तो O2 इज पैरामैग्नेटिक। अब देखो, जैसे मान लो मैंने कहा O2 प्लस, तो O2 प्लस अगर मैं कहूंगा इट मींस व्हाट हैपेंस? 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड हियर। O2 प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गया। अब क्या बचा? O2 प्लस, तो कहां से जा रहा है? एंटी बॉन्डिंग से। 10 - 5/2, तो O2 प्लस इट इज पैरामैग्नेटिक ऑल्सो। O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक। तो 10 में से 5 चले गए तो 5 बचे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2.5 इज द आंसर। 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। 2.5 2.5 इज द आंसर फॉर दिस question. Okay, so there is calculation of bond order of different species. O2 के बारे में एक ट्रिक हम लोग लिखेंगे। इट इज O2 2 प्लस, मैंने आपको पहले बता दिया O2 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस O2 2 माइनस। सो कैसे करना है ये देखो। O2 2 plus 14 electron, O2 2 plus 14 electron, its bond order is 3। सबको 0.5 से कम कर दो, 2.5 2 1.5 and 1। It is the bond order of different species of oxygen। ये ऑक्सीजन के डिफरेंट स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हो गया। क्या कहा मैंने? O2 2 plus 14 इलेक्ट्रॉन इज देयर, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3। और बाकी स्पीसीज को ऐसा लिखो, जमाओ ऐसा, O2 प्लस O2 2 O2 माइनस और O2 2 माइनस एंड डिक्रीज बाय द 0.5, यू गेट द आंसर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक छोटा ट्रिक हो गया, बट इट इज एक्यूरेट। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर of molecules show the resonance। ऐसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो रेजोनेंस शो करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो रेजोनेंस शो करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स कैसे निकलेगा? क्या ध्यान रखना है? टोटल नंबर of
bonds between, पूरा लिख देता हूं, between two atoms, दो एटम के बीच के बॉन्ड की बात हो रही है, between two atoms by number of resonating structure, number of resonating structure, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुल बंधों की संख्या, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द मॉलिक्यूल्स विच शो द रेजोनेंस, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स कहा है मैंने, नॉट फॉर बिटवीन ऑल एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, पहले सबसे पहले याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन पूछ सकते हैं, बेंजीन इज 1.5, बेंजीन की आबंध कोटि 1.5 होती, कैसे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने ये नहीं कहा कि सॉल्व करके निकालना है, मैंने ये कहा था याद करके रखना है, याद करके रखना है। देखो जैसे दो एटम कंसीड किए मैंने, ये इस कार्बन और इस ये कार्बन और ये कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, 1 and 2, 3। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है, कभी यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, तो कभी डबल बॉन्ड यहां एग्जिस्टेबल होगा, कभी यहां, मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर पाएगा, ईच कार्बन नॉट कंप्लीट, इट इज बिटवीन दिस कार्बन, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने कहा था याद करके रखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू बेंजीन, देखो कभी इन दोनों की बात हुई तो यहां पे एक बॉन्ड और यहां पे दो बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड इज देयर बिटवीन टू एटम्स, नॉट बिटवीन 3, बिटवीन 2, तो 3, और कभी ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो कभी ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इज हियर, सो 3/2, 1.5 is the bond order for the benzene. This punchline is the very important. अदर्स पे बात करते हैं, अदर स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब कार्बन दोनों तरफ तो कार्बन के ही बॉन्ड है, और कभी यहां पे ट्रिपल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है, कभी यहां पे ट्रिपल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है, तो 4/2 आंसर इज 2, 4/2, CO3 2-, तो एक ही सिंगल कार्बन एटम है, किसी भी दो के साथ उसकी पॉसिबिलिटी देख लो, तो कभी ये डबल बॉन्ड बनेगा, कभी ये डबल बॉन्ड बनेगा, और कभी ये डबल बॉन्ड बनेगा, इट मींस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 4, 4/3, तो कितना आ जाएगा, 1.33 इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस फॉर्मूला। ClO4-, 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 like HClO4, तो HClO4 का टूटा हुआ हिस्सा ClO4-, तो there is possibility of every time that one is the single and one is the double, one is the single and one is the double, total number of bonds are 7, resonating structure is possible 4। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, कॉमन तरीका है कि जितने ऑक्सीजन होंगे उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, बट केमिस्ट्री में मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये सब चीजें करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 7, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना, 4, तो 4, 7/4, 7/4, 1.75, 1.75 is the answer. So this is another format for the calculation of bond order. ये एक और फॉर्मेशन तरीका हो गया बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जो इंपॉर्टेंट है वहां से लेस इंपॉर्टेंट की तरफ ला रहा हूं मैं। डाइपोल
मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, व्हेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दो ऐसे एलिमेंट जिनका नेगेटिविटी अलग अलग है, जैसे हाइड्रोजन का नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर कितना है, 2.1, एंड फॉर फ्लोरीन इट इज 4। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इसको आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस 1.7 से ज्यादा के डिफरेंस पर, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है तब आयोनिक बॉन्ड बनना चाहिए। यहां तो ज्यादा है, लेकिन द हाइड्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर चार्ज उसका बहुत हाई होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। नॉट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली इन हाइड्रोजन। इन दिस केस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ आयोनिक बॉन्ड, जबकि वो मैथमेटिकल क्राइटेरिया फॉलो कर लेता है। 1.7 से डिफरेंस ज्यादा है, देखो 2-4 लगभग 2 के आसपास का 1.9 का डिफरेंस है, बट देयर इज नो आयोनिक बॉन्ड। अब क्या हुआ, बॉन्डिंग तो हो गई, बट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस वन इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स फ्लोरीन। पेयर इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, नाउ व्हाट, something is the q charge here and something is the q charge here, that is positive and negative, and there is distance between the charge center is r. So the dipole moment is defined as mu equal to q into r. It means what? Product of charge and distance between the charge center, distance between the charge center, distance between the charge centers is called dipole moment. Product of the charge and distance between the charge center is called dipole moment. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं E into R, where E is the charge of electron, E is the electronic charge, charge of electron, E क्या है यहाँ पे, charge of electron, तो कुछ बातें हम लोग इसके बारे में करेंगे, ठीक है। Product of charge and distance between the charge centers is called dipole moment. It is defined as mu equal to Q into R or E into R, जहाँ पे E charge है इलेक्ट्रॉन का, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, और 4.803 into 10 to the power minus 10 electrostatic unit. ESU is the electrostatic unit, or the unit of mu, the unit of dipole moment, the unit of dipole moment is known as debye. डायपोल मूवमेंट का जो यूनिट होता है E into R, if R is in the centimeter, coulombs into centimeters called debye, तो coulomb into centimeter को कहते हैं debye, और कुछ वैल्यूज ध्यान रखना है। 1 debye equal to 10 to the power minus 18 ESU electrostatic unit, or 3.33 into 10 to the power minus 30 coulombs into meter, coulombs into meter is the value of 1 debye, तो ये 1 debye का वैल्यू है 3.33 into 10 to the power minus 30 coulombs into meter। जब कभी कैलकुलेशन करनी होगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 debye, 1 debye equal to 10 to the power minus 18 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो जब डिस्टेंसेस जो है सेंटीमीटर में होगा और इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू 4.803 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 होगा, तो 18 ESU के बराबर रहेगा। कूलम्स इंटू मीटर में चाहिए होगा,
तो 3.33 इंटू 10⁻⁻30 में क्वेश्चन करके भी बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है डायपोल मूवमेंट में? तो पहली बात, डायपोल मूवमेंट मैं अब म्यू से लिख देता हूं, तो हर बार हम म्यू के बारे में ही बात करेंगे। मतलब डायपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। और केमिस्ट्री में आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को मेरी, केमिस्ट्री में देखो कौन खींचने वाला है, फ्लोरीन, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो किधर को फोर्स लगेगा, फ्लोरीन की तरफ को फोर्स लगेगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट इन केमिस्ट्री? कभी क्वेश्चन आया तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में होगा, तो डायपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, तो डायपोल मूवमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन is always from positive pole to negative pole, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। तो केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होगा। एक बात ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज म्यू इज inversely proportional to theta. Mu is inversely proportional to theta, where theta is the bond angle. Bond angle इस फॉर्मूले का भी हमें बार बार जरूरत पड़ेगा। Mu is reciprocal to theta, that is bond angle. बॉन्ड एंगल से रेसिप्रोकल होगा, मतलब बॉन्ड एंगल जितना कम होगा डायपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल जितना कम होगा डायपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। अगला पॉइंट जिस पे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट, ऑल लीनियर, लीनियर कहा तो ऑल लीनियर मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री, डायपोल म्यू फॉर ऑल लीनियर, ऑल प्लेनर sp2 120, exactly 120, all linear, all planar, all tetrahedral, where bond angle is, hybridization is sp3 109 degree 28 minute 1 move condition is there, all tetrahedral with same surrounding atoms, with same surrounding atoms, जिसके सराउंडिंग सेम है, सेम सराउंडिंग एटम्स। तो म्यू फॉर ऑल लीनियर, ऑल प्लेनर, ऑल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स आर 0, सभी का डायपोल मूवमेंट कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ऑल लीनियर, लीनियर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वेयर बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 180, तो म्यू कितना इसका 0। ऑल प्लेनर, प्लेनर मीन्स व्हाट, बॉन्ड एंगल 120, तो म्यू इज व्हाट 0। ऑल टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल में ध्यान रखना है सराउंडिंग्स 4 एटम जो है वो सेम होने चाहिए, तो म्यू इज व्हाट, म्यू इज 0। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म होगा तो म्यू इज नॉट 0, अगर क्लोरोफॉर्म होगा तो म्यू 0 नहीं होगा। sp2 पे सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो म्यू 0 नहीं होगा, sp2 पे सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो म्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल 119.5 होता है। तो ये एक कंडीशन ये हो गई। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ लीनियर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल in this situation having 0 dipole movement। अब अगली बात ध्यान रखना है, all bent, bent मतलब जो इससे मुड़े हुए होंगे, जो इससे थोड़े डिसऑर्डर्ड होंगे बॉन्ड एंगल में, all bent molecules have some dipole movement,
ऑल बेंट मॉलिक्यूल्स हैव सम डायपोल मूवमेंट, सभी मुड़ी हुई आकृति वाले अणुओं में कुछ न कुछ डायपोल आएगा। ऑल बेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डायपोल, जैसे वाटर है तो वाटर इज नॉट 109 डिग्री 28 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट, सो इट्स म्यू इज नॉट जीरो, इसका म्यू जीरो नहीं होगा। इसके बाद आपके पास ईथर्स हैं, ROR, देखने पर तो sp3 है लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि 110 का बॉन्ड एंगल होता है। इसके बाद H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो H2O2 have not a planar structure, तो its mu is not zero, its mu is not zero, तो all the bent shaped molecules having some dipole movement, सभी bent shaped molecule का कुछ ना कुछ dipole आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, अभी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं देखो हम कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने कहा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, इट इज 1,2-डाइक्लोरो, और ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन या मेटा-डाइक्लोरोबेंजीन 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। अब पूछा कि किसका डायपोल का सीक्वेंसिंग क्या होगा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द डायपोल, तो एक लाइन ध्यान रखना है, डायपोल मूवमेंट इज रेसिप्रोकल टू एंगल थीटा, डायपोल मूवमेंट एंगल के रेसिप्रोकल होता है, डायपोल मूवमेंट इज रेसिप्रोकल टू एंगल थीटा। यहाँ पे जो एंगल होगा वो लगभग कितना रहता, 45 का रहता है, यहाँ पे एंगल लगभग कितना होगा, 120 के आसपास होगा, यहाँ पे कितना होगा 180 पे, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं म्यू, अब नेमिंग कर देते 1 2 3, तो मैं ऐसा सीधा सीधा सीक्वेंस दे सकता हूं, म्यू ऑफ स्ट्रक्चर 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। और पैरा के केस में अगर दोनों एडजेसेंट स्पीसीज सेम हैं तो म्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो, म्यू इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ पैरा बिकॉज हियर बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्रीज, ओके। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि यहां पे डायपोल कैसा, जीरो, हियर द डायपोल इज जीरो, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं पैराडायोल पे, तो ये पैराडायोल, तो ये तो बेंट शेप वाला होता है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है ना, बेंट शेप होगा, सो हियर the mu is not zero, mu is not zero, mu is not zero। तो अगर ऐसा नहीं किया और तो पैरा पे हर बार जीरो होगा, दोनों एडजेसेंट सेम होंगे, दोनों CL है तो जीरो, ये बात भी ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रिक नहीं बनाना है किसी भी चीज के लिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो, म्यू इज जीरो, क्योंकि दोनों साइनाइड का CN कैसा है, लीनियर है, इट इज नॉट बेंट, इट इज लीनियर, okay, so there is some important points related with this one। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है NH3 and NF3, the common question is NH3 and NF3। अब इन दोनों के म्यू के बारे में बात करना है, कंपेयर द डायपोल ऑफ NH3 and NF3, इन दोनों का डायपोल कंपेयर करना है, NH3 और NF3। तो देखो व्हाट हैपेंस, NH3 में नाइट्रोजन सेंट्रल है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3, हियर इज द लोन पेयर एंड हियर इज द 3 फ्लोराइड्स। NH3 पहले ले लेते हैं, पहले NH3 के बारे में बात कर लेते हैं। हियर इज NH3, हाइड्रोजन का नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर कितना है, 2.1, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज विच वन, nitrogen is more electronegative, so what is the direction of the dipole, what is the direction of the attraction, it is towards nitrogen, सब मिलके एक ही दिशा में जा रहे हैं, all the forces in the same direction, all the forces in the same direction। and here in case of NF3, what happens in case of NF3,
द फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज 4। पॉलिंग स्केल पर ये 4 है और पॉलिंग स्केल पे ये 3 है। नाउ व्हाट हैपेंस, ऑल द फोर्सेस आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सभी फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। तो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट द डायपोल मूवमेंट ऑफ NH3 is more than NF3, NH3 का डायपोल NF3 से ज्यादा होगा। The dipole moment of NH3 is more than NF3. Now clear? तो ये बात हो गई इसके डायपोल के बारे में। और कुछ कॉमन स्ट्रक्चर जो पूछते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, CH3Cl एंड CH3F याद करके रखना है, याद करके रखना है। MTR कहते हैं इसको, मुझे रट लो, मुझे रट लो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में किसका डायपोल है, सबके दिमाग में एक ही बात जाती है कि CH3F का डायपोल ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज देयर, बट फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, फ्लोरीन का साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा। इट कम क्लोजर एट मिनिमम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाएगी, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, बिल्कुल पास आ जाएगा। और डायपोल मूवमेंट में चार्ज के साथ साथ एक फैक्टर और भी था, म्यू इक्वल टू ई इंटू आर या क्यू इंटू आर भी कहा था हमने, म्यू इक्वल टू ई इंटू आर या क्यू इंटू आर भी कहा था। तो ये बात ध्यान रखना है। तो क्या मैं सीधे लिख देता हूं, म्यू ऑफ CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मिथाइल फ्लोराइड के डायपोल से ज्यादा होता है, बिकॉज CCl bond length is more than CF bond length, more than CF bond length। तो दिस इज द लॉजिक, लेकिन लॉजिक आप भूल भी सकते हो, इसलिए सीधा सीधा याद रखो कि अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर आएगा तो वो बिल्कुल सेम टू सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट, द डायपोल मूवमेंट ऑफ HF is highest in all diatomic molecule, in all diatomic molecule, सभी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में, सभी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में HF का डायपोल सबसे ज्यादा होता है, 1.98 डिवाइड HF, 1.98 डिवाइड HCl, 1.03 डिवाइड HBr, 0.78 डिवाइड। तो जितने भी दुनिया में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उसमें HF का डायपोल सबसे ज्यादा होता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूं, ज्योमेट्रिकल म्यू ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा है तो दो टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो बिल्कुल सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं जिसे बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। दिस इज सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, एंड दिस इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर, दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। देख के बता सकते हैं किसका डायपोल ज्यादा होगा। हियर द फोर्स towards chlorine, here the force towards chlorine, it means in the same direction, here it is in opposite direction. So now you can say that mu of cis isomer is more than mu of trans isomer. तो always ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो हमेशा सिस आइसोमर का डायपोल ट्रांस आइसोमर के डायपोल से ज्यादा होगा, सिस आइसोमर का डायपोल ट्रांस आइसोमर के
डाइपोल से ज्यादा होगा। ओके, तो सब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डाइपोल मूवमेंट। अब बात कर लेते हैं और क्या यूज है डाइपोल मूवमेंट का। तो म्यू डाइपोल मूवमेंट यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर किस काम में आता है? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के काम में आता है। दैट इज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू व्हाट? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट बाय calculated or theoretical calculated value of dipole moment into 100. This formula is very important. लगता है मुझे कि साल इस पे कुछ आना चाहिए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट इनटू 100 is the formula for the calculation of percentage ionic character. Let's talk about the question. Dipole moment of HCl. Dipole moment of HCl is 1.03 dBi. 1.03 dBi. Dipole moment HCl का कितना है? 1.03 dBi. डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन H and Cl, it means the bond length. Distance between H and Cl is 1.27 Armstrong. 1.27 Armstrong. Find percentage ionic character. Find percentage ionic character. तो now what happens? देखो क्या हुआ, डाइपोल मूवमेंट dBi में दिया है और लेंथ जो है आर्मस्ट्रॉन्ग में दी है। तो ये मेरा आपसे कहना है कि इसको कूलम्ब्स इनटू मीटर में चेंज कर लेना और डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर लेना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएगा लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर वन डाइपोल इज द वन म्यू इज गिवन, दैट इज 1.03 dBi। नाउ इसको मैं कूलम्ब्स इनटू मीटर में चेंज करता हूं तो 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम्ब्स इनटू मीटर हो जाएगा dBi। अब कैलकुलेटेड वैल्यू, तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्यों बताया? E इंटू आर। E इज वॉट? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर आप सेंटीमीटर में ले जाओगे तो आपको चार्ज ESU वाला रखना पड़ेगा, मतलब 4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और वो भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसको यहां पे लाना है कूलम्ब्स इनटू मीटर में। तो दिस इज चार्ज। आर का वैल्यू कितना है? 1.27 इंटू 10⁻⁻10। नाउ इट इज इन मीटर, ठीक है। और जब सॉल्व करोगे इसको तो वैल्यू आ जाएगी 16.73%, मतलब 0.1673, 16%। अबाउट ध्यान रख सकते हो 17% के आसपास HCl का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होता है। अबाउट 17% इज द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। HCl में जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है वो कितना? लगभग 17% के आसपास, ठीक। म्यू फॉर KCl, म्यू फॉर पोटेशियम क्लोराइड इज 3.33 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब्स इंटू मीटर। कूलम्ब्स इंटू मीटर अगर ऐसा दिया हुआ है, कूलम्ब्स इंटू मीटर। म्यू फॉर पोटेशियम क्लोराइड इज 3.33 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब्स इंटू मीटर। इंटर आयोनिक डिस्टेंस
ionic distance, interionic distances, इंटरआयोनिक डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका इंटरआयोनिक डिस्टेंस म्यू फॉर पोटेशियम क्लोराइड, म्यू फॉर पोटेशियम क्लोराइड इज दिस 3.3 into 10 to the power minus 29 coulombs, 10 to the power minus 29 coulombs. Interionic distance is 2.6 into 10 to the power minus 10 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इस बार मीटर में दिया है। फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना है। तो नाउ द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज हियर 3.3 into 10 to the power minus 29, और नीचे का फॉर्मूला this one is the observed dipole moment। कैलकुलेटेड वाले को कैसे करना पड़ेगा? E into R, it means the coulombic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2.6 into 10 to the power minus 10 into 100, finally the value is there। तो 19 और 10 कितना हो गया? 29, 29 से 29 कैंसल। Here is the 3.33 by 4.16 is the multiple of both into 100, दिया जाएगा 4 8 जा 32 about 0.8 आ गया। तो 80% is the dipole moment for the KCl। तो KCl का डायपोल मूवमेंट यहां से हम निकाल लेंगे। 80% इज द डायपोल मूवमेंट फॉर KCl। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं कर सकते थे बिल्कुल, इसलिए बहुत ब्रीफ में करा के दिया है मैंने आपको। वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हालांकि बहुत सिंपल है, तो सभी को पता भी है इसके बारे में, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केवल ये 3 एलिमेंट हैं जिनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनमें उनका खुद का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कभी इस टाइम पूछेंगे, ऐसा डायग्राम दिया होगा तो ध्यान रखना है। HF में सबसे स्ट्रॉन्गर, देन HO में, देन HN में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इंडिविजुअल पूछ रहे हैं लेकिन ये ध्यान रखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ऐसा कैलकुलेट होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा HF में, फिर HCl, फिर HO में, फिर HN में। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कभी पूछ ही लेंगे तो ध्यान रखेंगे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.4। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एटम के बीच का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है ये, है ना? कितना डिफरेंस होना चाहिए? 1.4 का डिफरेंस होना चाहिए, 1.4 का डिफरेंस होना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर नाइलॉन, स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर नाइलॉन एंड, एक ही साथ जोड़ देता हूं, एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड मैं साफ साफ लिखता हूं, एंड DNA RNA, इनका जो बॉन्डिंग रहता है DNA और RNA का और नाइलॉन का जो स्ट्रेंथ है पॉलीमर का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्या चेंज आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण?
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पोलर कोवेलेंट compounds, polar covalent compounds are present in liquid state with higher boiling point, higher boiling point, higher boiling point। तो एक और चेंज आ गया, हायर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे बार बार ऐसा पूछते हैं, H2O लिक्विड है, H2S गैस है, H2O लिक्विड है, H2S गैस है, तो क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF लिक्विड है, HCl गैस है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दैट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द पोलर कंपाउंड्स। ठीक, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? वाटर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, ये मैं आपको ओरली बता देता हूं। देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बंध। इफ इट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे HF 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 लाइक दिस, वाटर वाटर वाटर, तो दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा सा हिंदी में इसको समझने में दिक्कत रहता है, इसलिए इंग्लिश में याद रखेंगे इंटरमोलिक्यूलर, अंतर अणुक कहते हैं, अंतर अणुक, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड व्हेन इट इज इनसाइड अ मॉलिक्यूल, और जब ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा, सिंगल मॉलिक्यूल में भी बन जाता है, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर। तो विद इन और इनसाइड द मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब दो लोगों के बीच में, जैसे इंटरकॉम, तो इंटरकॉम पे दो लोग बात कर रहे हैं, तो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही ना, तो जो इंटरमोलिक्यूलर है उसमें दो से चार, चार से छह, इट मींस so many molecules are connected there, but in case of intra there is only individual molecule is there। अब बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। वाटर क्या क्या ध्यान रखना है? वाटर इज लिक्विड because it is able to form hydrogen bonding, water is liquid because it is able to form hydrogen bonding, water is liquid because it is able to form intermolecular hydrogen bonding। और वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? वन वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। इट्स डेंसिटी इज ऑल्सो हाइएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाइएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। ऐसा याद रख लो, जैसे पंडित जी लोग बताते हैं ना कभी कभी कि ये वाला तारीख, ये वाला डेट आपके लिए बड़ा लकी है, ये वाला नंबर आपके लिए बड़ा लकी है, तो वैसे याद रख लो लिक्विड वाटर के लिए 4 नंबर इज द लकी नंबर। लिक्विड वाटर के लिए 4 नंबर इज द लकी नंबर। ओके, इन केस ऑफ आइस, इन केस ऑफ आइस, बर्फ जब बनेगी, इन केस ऑफ आइस 1 वाटर
molecule is connected with 3 water molecules, 3 water molecules। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है, मतलब यहां जाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है तो दूर दूर चला जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तो दूर दूर चला जाएगा, और दूर दूर चला जाएगा तो डेंसिटी आइस की वाटर से कम हो जाएगी, वाटर दूर दूर चला जाएगा। मतलब जैसे कहीं पे बहुत सारे लोग रहते थे, अब सबके लिए अलग अलग घर बना दिए तो दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सो आइस इज लाइटर देन वाटर, इसीलिए बर्फ जो होता है वो हल्का होता है, ऐसा कहते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम्ब लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ओके, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स का कनेक्टिविटी रहता है। दूसरी बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि 2 आइस क्यूब्स को अगर हम मिला दें तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। 2 आइस क्यूब्स आर कंसाइंड टुगेदर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। और किसी भी लिक्विड के बारे में जब पूछेंगे कि इसका बॉइलिंग ज्यादा है, इसका बॉइलिंग कम है, तो आंसर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐसा कहेंगे C2H6O, C2H6O से 2 आइसोमर बनते हैं। अभी तो हमको पूरी केमिस्ट्री पता है, तो 2 आइसोमर बने, इथेनॉल और दूसरा आइसोमर बनता है इसका डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर 2 आइसोमर है ना, डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल। डाइमिथाइल ईथर और दूसरा क्या था, इथेनॉल। अब बोलेंगे कि इसमें से कौन सा लिक्विड है, तो इथेनॉल कैसा है, लिक्विड है। ये कैसा है, गैस है। कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। यहां पे कितना है, -25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, -25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो देयर इज ट्रिमेंडस चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और पॉइंट पे बात करते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर। कभी कभी क्वेश्चन आता है इंट्रामोलिक्यूलर का क्या इफेक्ट आएगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो व्हाट हैपेंस इन इंट्रा, देखो एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देयर इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इंडिविजुअली सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, आपस में ही क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, बट देयर इज नो कनेक्टिविटी विद अदर्स, लेकिन इसकी दूसरे के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका कोई दोस्त नहीं है, नो कनेक्टिविटी, मतलब अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि कोई दोस्ती नहीं बनाया है उसने। एंड हियर इज द पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल इसका दोस्त है, क्योंकि ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, अंडरगो द इंटरमोलिक्यूलर पैरानाइट्रोफिनॉल। अभी क्वेश्चन आएगा कौन सा वॉलेटाइल है, कौन सा नॉन वॉलेटाइल होगा, तो देख के समझ में आ रहा है। जिसके बहुत सारे दोस्त होंगे उसको बचाएंगे ना जरूरत पड़ने पर। सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड इन पैरानाइट्रो, तो ऑर्थोनाइट्रो कैसा हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, वॉलेटाइल। दिस वन इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। अब आगे पूछते हैं कैसे प्यूरिफाई करोगे अगर दोनों हैं तो एक तो वॉलेटाइल है ही ना, उसको उड़ा देंगे। स्टीम वॉलेटाइल, तो स्टीम डिस्टिलेशन कर सकता हूं मैं इसके लिए। ओके, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का प्योरीफाई बाय प्योरिफिकेशन, ऐसा लिखता हूं मैं, प्योरिफिकेशन बाय स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम
डिस्टलेशन, क्योंकि एक तो वोलेटाइल कंटेंट है ही ना, प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टलेशन। तो वन ऑफ द वोलेटाइल कंटेंट इज हियर, एक तो कंटेंट मेरे पास वोलेटाइल है तो उसको स्टीम डिस्टलेशन से हम प्यूरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो देयर इज सम टॉपिक्स रिलेटेड विद द बॉन्डिंग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बॉन्डिंग से रिलेटेड वो सब कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन से भी कवर करेंगे, दोनों के मिला के लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो कुछ हिस्सा क्वेश्चन से भी कवर हो जाएगा और इसी तरीके से हम सभी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करते हुए आगे चलेंगे।